Assalamu alaikum everyone. This is the second part of lecture number 14 and the topic we are going to discuss is basic part testing. Right, so let's directly start with the basic introduction. Basic part testing है क्या? White box method है. White box method इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि white box method में हम जो टेस्टिंग करते हैं वो कोड को देखते हुए करते हैं and this is proposed by McCabe in 1980s. ये एक हाइब्रिड है of path testing and branch testing method का है, एक हाइब्रिड अप्रोच जिसमें एक मिक्स मोड यूज होता है और ये बेस करता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पे, जो जब हम डिस्कस करेंगे तो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे किस तरह से किसी भी कोड को देखते हुए हम उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं और कंट्रोल फ्लो किस तरह से यूज होगा, यहाँ ये भी आप बेसिक पार्ट टेस्टिंग में डिस्कस करेंगे. टू एब्लिश व्हाट टू एस्टेब्लिश द पाथ कवरेज क्राइटेरिया. अब ये पाथ कवरेज क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से हम कोड को देखते हुए पाथ बनाते हैं, वो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. Right. So let's start with cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity मैकेब ने ही डेवलप की थी in 1976, जो कि which measures the number of linearly independent parts through a program. जब भी आप किसी प्रोग्राम का फ्लो देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन में ही चले. कभी आपके पास लूप्स आ जाते हैं, कभी आपके पास कंडीशंस आ जाती हैं. तो प्रोग्राम का बेसिक फ्लो कैसा है और उसके इंडिपेंडेंट पाथ्स क्या हैं, उसको आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू इजीली मेजर कर सकते हैं. आप देखिए जितना ज्यादा कोड कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का नंबर हायर आएगा. राइट, जितनी बड़ी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगा कि आपका कोड उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. अब इसको आप करते हैं बेसिक पाथ टेस्टिंग अप्रोच से. बेसिक पाथ टेस्टिंग अप्रोच में आप करते क्या हो, आप सबसे पहले एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं. देन उस कोड को देखते हुए, राइट, जो भी आपके पास कोड गिवन है उसको देखते हुए आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देन उस कंट्रोल फ्लो ग्राफ को देखते हुए आप डिटरमाइन करते हैं कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या. देन उस साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आप कुछ बेसिक सेट ऑफ पाथ्स जनरेट करते हो और जितने आपके पाथ्स आप देखते हैं तो उतने ही आपके फिर हर पाथ के लिए टेस्ट केसेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पाथ्स ड्राइव करे तो आप कहेंगे अच्छा जो मेरे टेस्ट केसेस मैं बनाऊंगा वो 3 होंगे क्योंकि हर पाथ के लिए एक टेस्ट केस होगा. राइट, अब बेसिक अगर कंट्रोल फ्लो ग्राफ के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो फॉर द रफ आइडिया जो स्ट्रेट लाइन कोड होगा आपका, मतलब स्ट्रेट लाइन कोड की अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ लें कि फॉर इंस्टेंस आपने कोई कोड लिखना शुरू किया जिसमें आपको सम कराना है. तो आप कहते हैं कि मैं मेरे 2 नंबर्स होंगे जिनका मुझे सम करवाना है. तो सबसे पहले आप वो 2 नंबर्स लेते हैं, देन आप उन दोनों नंबर्स को क्या करा देते हैं, ऐड करा देते हैं और फिर आप उस सम को प्रिंट करा देते हैं. तो ये कुछ कोड इसी तरह से रन होगा कि पहले स्टेटमेंट 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी. ऐसा नहीं होगा कि 2 के बाद 1 हो सकती हो, नहीं, इसका फ्लो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. राइट, तो जो भी कोड इस तरह का होगा जिसका फ्लो स्ट्रेट लाइन में जाएगा उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरी जो है इंटीजर सम वाली, जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है सबसे पहले वो आएगी, इसकी पहली नोड बन जाएगी. देन मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी जिसमें दोनों ऐड हो रहे हैं. देन मेरी थर्ड स्टेटमेंट आएगी जिसमें दोनों नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से इसका फ्लो ग्राफ बनेगा. लेट मी क्लियर इट एंड मूव टू वर्ड्स द सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल है लूप से रिलेटेड. अब लूप्स का आपको पता है कि लूप्स कैसे होते हैं. लूप्स में ये होता है कि जैसे आप मैं अगर फॉर लूप यूज करूं तो मैं सबसे पहले तो इनिशियलाइज करा देती हूँ कि एक वेरिएबल है जो कि मैंने इनिशियलाइज करा दिया 0 पे. ठीक है, देन ये सेकंड स्टेटमेंट होती है कि जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर से या किसी पर्टिकुलर कंडीशन से कम रहती है तब तक आप इस वैल्यू को क्या करते जाएं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते जाएं. और जब तक ये होता रहेगा तब तक आप इसी वैल्यू को प्रिंट करा दें. ठीक है, या इतनी दफा आप मेरा फॉर इंस्टेंस नाम प्रिंट करा दें, ये भी कर सकती हूँ मैं. ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले आपकी जो कंडीशन आती है वो कंडीशन होगी जिसमें आप इनिशियलाइज करेंगे. तो इसको मैं नंबर 1 मार्क कर सकती हूँ, देन इसको मैं नंबर 2 मार्क कर सकती हूँ. जब ये कंडीशन चेक होगी उसके बाद नंबर 3 पे मेरा नेम प्रिंट होगा. उसके बाद मैं क्या करूँगी, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगी. तो ये मेरी फोर्थ स्टेटमेंट हो गई. फोर्थ के बाद जो मेरी सेकेंड स्टेटमेंट थी वही मेरी फिफ्थ स्टेटमेंट बन जाएगी. 4 के बाद फिफ्थ सेकेंड वाली होगी, देन उसके बाद सिक्स्थ पे मेरा नाम प्रिंट होगा. तो हो क्या रहा है कि मेरी पहले फर्स्ट कंडीशन हुई, ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन हुई,
फिर थर्ड कंडीशन हुई, थर्ड कंडीशन के बाद दोबारा से मैं लूप पे चली गई, तो मैं कहूंगी फिर से ऊपर आ रही हूँ मैं। तो इस तरह का बेसिक फ्लो ग्राफ ये किसका है, लूप का है। अच्छा, अब अगर मैं इफ की बात करूं तो इफ की एग्जांपल भी देख लेते हैं। इफ किस तरह से वर्क करता है, इफ में आपके पास कोड अगर मैं लिखूं तो आपके पास होता है कि इफ a इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो आप ऐसा करें कि प्रिंट कर दें a इज लेस देन 3। ठीक है, ऐसा ही है। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये करें, अदरवाइज नीचे कोई कोड लिखा हुआ होगा, प्रिंट नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब या तो ये प्रिंट होना है या फिर ये प्रिंट होना है, ऐसा ही है। तो इसका अगर मैं फ्लो ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मैं कहूंगी कि जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है वो है कि अगर a की वैल्यू लेस देन 3 है तो क्या करो, ये जो 2 वाला है अगर ये ट्रू है तो 2 वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो 3 वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। तो ये हो गया क्या केस, ये कौन सा केस हो गया, इफ देन वाला केस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 2 है तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, नॉट सेटिस्फाई, ऐसा ही होगा। फॉर इंस्टेंस a की वैल्यू है, सॉरी, अगर a की वैल्यू 4 है तो आपके पास आएगा नॉट सेटिस्फाई क्योंकि वो ग्रेटर देन 3 हो गया। लेकिन अगर a की वैल्यू आपके पास है 2 तो आप पहले a इज लेस देन 3 प्रिंट करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे, फिर नॉट सेटिस्फाई प्रिंट करेंगे। इसी वजह से जब कंडीशन ट्रू है तो आपको 2 के बाद 3 पे जाना है। तो ऐसे ही है कि 2 को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, 3 से। लेकिन फॉल्स के केस में आप 2 पे आएंगे ही नहीं, आप डायरेक्टली अगर a की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो आप नॉट सेटिस्फाई प्रिंट करेंगे। तो फॉल्स के केस में फ्लो डायरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। देन अब हम मूव करते हैं इफ देन एल्स पे। इफ देन एल्स को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे उसी कोड को देख लेते हैं कि इफ a लेस देन इक्वल्स टू 3, तो आप ऐसा करें कि प्रिंट कर दें a इज लेस देन 3, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट a इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे इफ देन एल्स हो गया। अब क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस एल्स के बाद कोई और भी स्टेटमेंट है, जो कि फॉर इंस्टेंस मैं कर देती हूँ प्रिंट b इज 5, जो भी है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप इफ पे आते हैं और अगर इफ सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली आप एल्स पे जाएंगे। अगर इफ सेटिस्फाई हो जाता है तो पहले आप इफ वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, देन प्रिंट क्या करेंगे, b इज 5। अगर मैं इसको प्रॉपरली नंबर करूँ, इसको नंबर करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाइए। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हो गया 4। तो इफ है 1, अगर या तो इफ ट्रू होगा या इफ फॉल्स होगा। अगर इफ ट्रू होता है तो आप सेकंड कंडीशन में जाएंगे, अगर इफ फॉल्स होता है तो आप थर्ड कंडीशन में जाएंगे, और हर हाल में आपको सिंक्रोनाइज होके कहाँ आना है, फोर्थ पे आना है। ठीक है, ट्रू के केस में आपके पास 2 वाली स्टेटमेंट a इज लेस देन 3 के साथ प्रिंट होगा, a इज लेस देन 3 के साथ प्रिंट होगा, b इज 5। लेकिन अगर फॉल्स हो जाता है तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, a इज ग्रेटर देन 3 और b इज 5। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना रहे होंगे कि अगर मेरे पास 1 की कंडीशन ट्रू होगी तो मैं 2 को प्रिंट करूंगा, उसके बाद 4 को प्रिंट करूंगी। देन अगर मेरे पास 3 की कंडीशन ट्रू होती है, अगर 1 की कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर मैं 3 प्रिंट थर्ड वाली कंडीशन को प्रिंट करूंगी जो कि है a इज ग्रेटर देन 3, देन 4 पे आ जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना रहे होंगे। अब हमारे पास रहता है स्विच केस, तो हमको स्विच केस देखते हैं। स्विच केस में अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोड लिख के देखते हैं इसका भी। ठीक है, इसको भी कोड से समझते हैं कि स्विच में आपको सबको पता है कि सबसे पहले स्विच आता है। स्विच के साथ आप कोई भी जो भी कैरेक्टर पास करते हैं
उसकी आप सिवियर कंडीशन सम कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, टिल देन डिफॉल्ट। उसके बाद आपका किसी भी जो भी आगे आपका कोड है वहां पे स्विच चलता है। तो सबसे पहले तो ये स्विच की हो गया कि स्विच है, ठीक है, ये स्विच की स्टेटमेंट हो गई जो कि आप कह रहे हो स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। देन आपका जो पहला केस होगा वो यहाँ आएगा, दूसरा केस यहाँ आएगा, तीसरा केस यहाँ आएगा, चौथा केस यहाँ आएगा। फॉर इंस्टेंस लेट अस सपोज कि जो 5th केस है वो डिफॉल्ट है, तो ये डिफॉल्ट के लिए, ठीक है, ये डिफॉल्ट के लिए। जब ये सारे केसेस हो जाते हैं तो उसके बाद आप जो आपकी जो नॉर्मल रूटीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी, जो भी आइदर दे आर सीक्वेंशियल और दे आर लूप और दे आर इफ देन और दे आर इफ देन एल्स व्हाटएवर दे आर। तो ये कुछ बेसिक कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स थे। अब हम एक्चुअली बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से हम इससे आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। सो करंटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन कंट्रोल फ्लो ग्राफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ में आपके पास एरो और एजेस जो होते हैं वो फ्लो ऑफ कंट्रोल बताते हैं। देखें ये एजेस है, लेट मी एनोटेट इट, ये एजेस है, ये कंट्रोल फ्लो, ये फ्लो बता रहे हैं डाटा का। और जो सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं ये बता रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट पे है, स्टेटमेंट 1 पर है, स्टेटमेंट 2 पर है, स्टेटमेंट 3 पर है। और ये जो एरिया बाउंड किया हुआ है ना, ये रीजन है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस पूरे को स्क्वायर बॉक्स में रखती हूँ जो मेरा कंट्रोल फ्लो ग्राफ था, तो इसमें एक रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन क्या हो गया, आउटर रीजन हो गया। हमेशा बाहर वाले रीजन को भी कंसीडर करेंगे। देन एरो का बता दिया मैंने, सर्कल का बता दिया, एरिया जो बाउंड किया हुआ है उसका बता दिया। देन प्रेडिकेट नोड्स की बात आती है। प्रेडिकेट नोड्स कौन सी नोड्स होती हैं? प्रेडिकेट नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनका जो आउटर एजेस हैं वो 1 से ज्यादा हैं। तो देखें यहाँ पे 1 के नोड नंबर 1 के एजेस 1 से ज्यादा है, 2 का भी एक है, 3 का भी एक है, 4 का कोई है ही नहीं। तो इसमें प्रेडिकेट नोड्स की काउंट कितना है? 1 प्रेडिकेट नोड है यहाँ पे। क्यों? आई एम रिपीटिंग, प्रेडिकेट नोड वो होती है जिसके एजेस, आउटर एजेस 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यही आपकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आपके पास कहा गया है कि ये कोड है, इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करें। चलें आप ड्रॉ करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कंडीशन 1 ये है कि इफ ए की वैल्यू अगर 100 है तो ये करें। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली। अगर ये फॉल्स होती है तो क्या होगा, और अगर ये ट्रू होती है तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए बेटा, फॉल्स होने के केस में हम कहाँ आएंगे? देखें ये इफ है, आपको पता है जो इफ सबसे पहले ओपन होता है, जो फिर इफ सबसे पहले स्टार्ट होता है वो सबसे आखिर में एंड होता है, ठीक है। तो ये इफ कहाँ एंड हो रहा है? ये इफ यहाँ एंड हो रहा है स्टेटमेंट नंबर 6 में। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये इफ एंड हो जाएगा, मतलब हम किस पे आ जाएंगे? स्टेटमेंट नंबर 6 पे आ जाएंगे, जो कि बहुत नीचे कहीं है। स्टेटमेंट नंबर 6 के लिए मैंने नोट बना दी, ठीक है, और उसको मैंने लेबल कर दिया 6, ठीक है। अब देखें अब हमें क्या करना है? ये नोट 6 बनाने के बाद अब मैं देख रही हूँ अगर ट्रू होगा तो क्या होगा। ट्रू होने की कंडीशन में आप देन पे आ गए, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 पे आ गए। जब आप 2 पे आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ तो एक और इफ आ गया है 2 पे। वो इफ कह रहा है कि अगर बी ग्रेटर देन सी है तो आप 3 पे चले जाए। अगर ट्रू होता है तो हम 3 पे जाएंगे, और अगर फॉल्स होता है तो हम 4 पे जाएंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना इफ, ये वाले इफ की भी। तो फॉर इंस्टेंस हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ट्रू के केस में हम 3 पे आ रहे हैं और फॉल्स के केस में हम कहाँ जाएंगे? 4 पे। अब जब हम 4 पे आते हैं तो यहाँ लिखा, यहाँ आपने कह दिया कि एल्स ए इज इक्वल टू 3, और 4 पे आके आपका जो इनर इफ है, ये वाला इफ, सेकंड वाला इफ को आप एंड कर रहे हैं 4 पे आगे, तो यहाँ सेकंड वाला इफ एंड हो गया 5th वाली स्टेटमेंट पे। 5th वाली स्टेटमेंट पे आने के बाद आप आउटर इफ एंड करेंगे, देन आप कहाँ आ जाएंगे? 7 पे। ऐसा ही है। चलें देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखें यही इसका सोल्यूशन है कि स्टेटमेंट 1 पे आप आए
तो आपने देखा या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स होने की कंडीशन में आपको 6 पे जाना और इफ को एंड कर देना। लेकिन अगर ये इफ ट्रू होता है तो आप सेकंड पे आ गए, और सेकंड पे आके आपने ये देखा कि जो सेकंड पे एक और इफ है जो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो 3 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर फॉल्स होता है तो 3 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और 4 वाली एग्जीक्यूट होगी। और जब ये दोनों स्टेटमेंट्स के बाद आप देखते हैं कि इनर इफ एंड हो रहा है तो आप स्टेटमेंट 5 पे इनर इफ को एंड कर देते हैं। ठीक है, एंड होने के बाद 3 वाली भी एंड इफ आएगी और 4 वाली भी एंड इफ पे आ जाएगी। देन 5 के बाद आपको आउटर इफ भी एंड होता हुआ नजर आ रहा है तो वो भी 6 पे आएगा। ठीक है, देन स्टेटमेंट 7 पे हम आएंगे जो कि एक नॉर्मल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ऐसा ही है। अब हमारा टास्क ये है कि हमें इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ की आगे जाके साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी। अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमने देख लिया कैसे बनता है। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर 1 इसके आप एजेस को नोड्स में से माइनस करें, देन उसमें प्लस 2p कर देंगे। 2p क्या है, ये p क्या है, p कनेक्टेड है। अगर ग्राफ कनेक्टेड है मतलब p यहाँ पे ये है कि आपका जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया वो कितने पार्ट्स में, अगर ग्राफ हर तरीके से कनेक्टेड है तो वो एक पार्ट में। ठीक है, अगर ग्राफ इस तरह से है कि एक पार्ट ग्राफ यहाँ पे नोड 1 और 4 है और यहाँ नोड 2 3 5 ऐसे है, और ये पूरा एक ही उसका ग्राफ है, एक ही कोड का ग्राफ है, तो आप कहेंगे कि p की वैल्यू है 2, क्योंकि मेरा जो पूरा कंट्रोल फ्लो ग्राफ में जो ड्रॉ किया वो 2 पार्ट्स में। हाँ, अगर ये ग्राफ इस तरह से होता, ये इसको देखें मैंने कनेक्ट कर दिया 1 को 2 से, तो ये कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ फिर p की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। राइट। अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला और भी है कि जितनी भी नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स हैं, मतलब वो नोड जिससे आउटगोइंग एजेस 2 हो या 1 से ज्यादा हो व्हाटएवर, तो उसको उसमें आप 1 ऐड कर दें। इसके अलावा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रीजन्स इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। जितने भी नंबर ऑफ रीजन्स होंगे आपके कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, वही आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तीसरा फॉर्मूला ये भी है। ये और क्लियर होगा जब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। ये वो एग्जांपल है जो हमने अभी सॉल्व करी थी। ठीक है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू एजेस माइनस नोड्स प्लस 2p। p क्या है, नंबर ऑफ अनकनेक्टेड पार्ट्स ऑफ द ग्राफ, तो कोई भी अनकनेक्टेड पार्ट नहीं है इस ग्राफ में, तो यहाँ p की वैल्यू 1 ही होगी। एजेस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ये लाइंस होती हैं जिनसे वो आप कनेक्ट कर रहे हैं अपनी नोड्स को। कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास एजेस होगा 8। नोड्स का नंबर आपको खुद ही देखते ही नजर आ रहा है कि 7 नंबर ऑफ नोड्स हैं प्लस 2p। राइट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है 8 माइनस 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 3। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं और फॉर्मूला से। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एजेस माइनस नोड्स प्लस 2p के। अच्छा, अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक दूसरा ग्राफ दिखा के समझाऊं कि आपको और क्लियर हो जाए कि p में 1 कैसे आ गया, तो देखिए ये एक ही ग्राफ है लेकिन ये 2 पार्ट्स में, एक पार्ट इसका ये है इस ग्राफ कंट्रोल फ्लो ग्राफ का, और एक पार्ट इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ का ये है। तो यहाँ ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा कि एजेस इसके 7 है, नोड्स इसकी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस 2p। p की जगह 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके पार्ट्स 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के बाद 3 आ गई। देन हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं। यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स प्लस 1। प्रेडिकेट नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनसे आउटगोइंग एजेस एक से ज्यादा हो। देखिए 1 से एक से ज्यादा एजेस निकल रहे हैं, 2 से एक से ज्यादा एजेस निकल रहे हैं, 3 से एक है, 4 से एक है, 5 से एक है, 6 से भी एक ही है। तो प्रेडिकेट नोड्स कितनी हो गई, 2, तो 2 प्लस 1 3। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इस फॉर्मूला से भी 3 ही आ रही है। राइट, उस फॉर्मूला से भी 3 आ रही है, हर फॉर्मूला से ऑब्वियसली सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बाय यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला। अब हम थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रीजन्स इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। अच्छा, जब भी आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाए तो सबसे पहले तो उसको एक बॉक्स में ही रखा करें ताकि आप कभी भी भूले ना कि आउटर रीजन को भी काउंट करना है। तो एक रीजन तो ये है जिसको मैंने कह दिया R1, एक इनर रीजन ये बाउंड हुआ हुआ है जिसको मैंने कह दिया R2, और एक आउटर रीजन होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं R3। तो कितने रीजन्स हो गए, 3, और 3 ही इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। और वही आंसर आ रहा है तीनों फॉर्मूला से आपके पास, यू गेटिंग द सेम आंसर विच इज 3। राइट,
अब हम देखते हैं पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। पाथ बहुत आसान है फाइंड आउट करना, आप पाथ इससे पहले भी कई दफा फाइंड आउट कर चुके हैं चीजों को लेके। सबसे पहला पाथ तो आप देखें ना, 1 से आप 2 पे आए, 3 5 6 7, तो 1 2 3 5 6 7 एक पाथ हो गया। देन लेट मी चेंज द कलर। देन आप 1 से 6 पे आए और 7 पे आ गए, तो एक पाथ हो गया 1 6 7। देन लेट मी चेंज द कलर अगैन। ओके, 1 से आप 2 पे आए, 4 5 6 7, तो एक हो गया 1 2 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं? 3 पार्ट्स बन रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितने आपके पास पार्ट्स होंगे उतनी आपकी साइक्लोमेटिक उतने ही आपके टेस्ट केसेस जनरेट होंगे। तो ये आपके पार्ट्स हो गए और उतने ही आपकी साइक्लोमेटिक उतने ही आपके पास टेस्ट केसेस जनरेट होने चाहिए। देखें ऐसे ही है, 1 2 3 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 और 1 6 7। ठीक है, लेट मी क्लियर द एनोटेशंस। ऐसा ही है, चलिए ये भी बहुत इजी था। तो आपको अब ये पता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने कहा जितने आपके टेस्ट केसेस हो, जितने आपके बेसिक पार्ट्स होंगे उतने ही आपके टेस्ट केसेस होंगे। सो वी हैव 3 पार्ट्स, सो वी नीड एटलीस्ट 1 टेस्ट केस टू कवर ईच पार्ट, तो विल बी राइटिंग 3 टेस्ट केसेस, राइट। तो अब इस बेसिक पाथ टेस्टिंग का कंक्लूजन क्या है? ये रिडंडेंट टेस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने पाथ्स हैं एटलीस्ट उतने टेस्ट तो मुझे परफॉर्म करने ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 3 पाथ्स हैं और आप जो है ना 7 टेस्ट केसेस निकाल के ला रहे हैं, तो रिडंडेंसी है, टाइम वेस्ट हो रहा है, right? So it suggests independent parts from which we write test cases needed to ensure that every statement and condition can be executed at least one time. जब आपको पाथ क्लियर हो गए तो आपको हर वो रास्ता पता है जहां से आप एंड नोड की तरफ जा सकते हैं। तो आप एटलीस्ट उतने टेस्ट केसेस बनाएंगे जिससे आप फॉर श्योर होंगे कि मैंने टेस्टिंग हर पाथ की है और कोई जगह मुझसे रह नहीं गई, right? So this is the end of this unit, which is unit 14.2. In the next unit of this lecture, we'll discuss more examples about this topic, which is basis path testing. For now, thank you so much. Allah Hafiz.